हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज मैं इस लेक्चर में सारे के सारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें अंदर ब्लूप्रिंट्स होते हैं कुछ, उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से ब्लूप्रिंट्स हैं। पेज नंबर 200 पे, पेज नंबर बोल रहा हूँ, इसका क्या पता एक दो आगे पीछे पेज हो नई एडिशन में, तो देख लेना आप। क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ मैं साथ में, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ डेफिनेशन, इसमें दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। नेक्स्ट है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, तो एम्पियर की डेफिनेशन होगी करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी, एम्पियर माने जब आपसे एम्पियर पूछे ना तो इसका मतलब आप समझो 1 एम्पियर, ठीक है। तो बेसिकली हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है। तो 1 एम्पियर मुझे पता है करंट क्या होता है, Q अपॉन T। तो जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, देन इट इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर। तो इसमें आप लिख सकते हो व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर करंट। थर्ड क्वेश्चन जो इसी पेज पे आपका वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज, क्या चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम विल बी 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेना, शायद ये 6.25 इंटू 10⁻18 इतना कुछ आंसर आएगा। देख लेना सॉल्व करके एक बार, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने डिवाइड क्यों किया। जैसे कि आपसे पूछूं कि एक सेब अगर 1 एप्पल इज ऑफ 2 रुपीज, तो 10 रुपीज में कितने एप्पल होंगे? तो आप क्या करोगे? 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही मैंने बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 डिवाइड बाई दिस चार्ज। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं पेज नंबर 202 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 202 पर सबसे पहला क्वेश्चन है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसमें कई बच्चों को डाउट हो जाता है, वो मेंटेन की जगह क्या समझ लेते हैं कि कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे मेजर नहीं कर रहा है, मेंटेन करना पूछ रहा है। मेंटेन करने का मतलब है कौन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है आपका सेल या फिर बैटरी। क्लियर? तो जो पेज नंबर 202 पे है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप सेल लिखोगे या फिर बैटरी लिखोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पेज पे। व्हाट इज मेंट बाय द सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट है अगर आपके पास ए और पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहां से यहां पे मैं चार्ज को उठा के ले जा रहा हूँ, क्यू चार्ज को, और उठा के ले जाने में डब्ल्यू वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को ले आने में, तो मेरा आंसर आएगा 1 वोल्ट
तो आप कहोगे व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 1 वोल्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सेम पेज. हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through 6 volt बैटरी. अब देखो इसने क्या पूछ लिया आपसे, एनर्जी पूछी है. ये सेकंड क्वेश्चन का है, थर्ड का है. एनर्जी माने मैंने आपको पहले ही बताया, एनर्जी माने वर्क. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो वो कह रहा है कि वर्क डन माने एनर्जी, एनर्जी अपॉन क्यू इज इक्वल टू V. तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो इसमें से अगर मैं किसी चार्ज को पास करता हूं, ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि एक कूलम चार्ज को अगर पास करता हूं तो कितनी एनर्जी होगी उसके पास. तो मुझे पता है E अपॉन क्यू इज इक्वल टू V. सो E इज इक्वल टू क्यू इंटू V, वेयर E इज एनर्जी. Q है मेरा 1 कूलम, ये है 6, तो आपका 6 जूल एनर्जी आ गई. आप एनर्जी को की यूनिट वॉट सेकंड भी लिख सकते हो. ठीक है, एनर्जी की आपने डिफरेंट यूनिट्स पढ़ी है 9th क्लास में. तो पेज नंबर 202 पे इतनी क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पेज नंबर 209 पे. इसमें है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड. तो पेज नंबर 209 पे है कि किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा. तो आपको पता है दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. दिस एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ. क्लियर है ना. और इसके अलावा रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. क्लियर, ये मैंने आपको बताया था दैट ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एट अ फिक्स टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो ओम्स लॉ में वेरिएशन आएगा. और चौथा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट डिपेंड ऑन द रो, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल. रो क्या था, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल किस चीज का बना हुआ है. क्लियर. तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 209. नेक्स्ट इज विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल. तो वो कह रहा है कि मटेरियल तो सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, दैट मटेरियल इज सेम, रो इज सेम, लेकिन एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड A1 इज ग्रेटर देन A2. यानी कि A1 जो पहला जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वो मोटा है, थिक है, दूसरा वाला थिन है. तो देखो R क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. R इज रेजिस्टेंस, यानी कि करंट को फ्लो होने में कितनी दिक्कत होगी. जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो A1 का एरिया ज्यादा है तो A1 में रेजिस्टेंस कम होगा फर्स्ट वाले में, इसलिए जो थिक है उसमें करंट इजीली फ्लो करेगा. क्लियर. नाउ next, third question on this page is let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value. What change will occur in the current through it? तो वो ये कह रहा है कि अगर एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसमें मैंने पहले V पोटेंशियल लगाया हुआ था, ठीक है. अब मैंने क्या किया, V को चेंज कर दिया और V/2 कर दिया. तो वो कह रहा है सपोज अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा था तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I डैश, ये मुझे निकालना है. तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ओम्स लॉ लगाओ. V इज इक्वल टू IR. करंट और पोटेंशियल चेंज करने से रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो L और A पे और टेम्परेचर पे. ठीक है, यहाँ पे हमने I और V कहीं नहीं लिखा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो पहले केस में I की वैल्यू क्या आ गई, V/R. ठीक है, दूसरे केस में I डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/2R. तो अगर मैं I डैश अपॉन I की वैल्यू कैलकुलेट करूं, इट विल बी
वी बाई टू आर अपॉन वी बाई आर, आर से आर कैंसिल, वी से भी कैंसिल, सो आई डैश विल बिकम इक्वल टू आई बाई टू। कैलकुलेशन आप धीरे धीरे करते रहना, ठीक है। मैं एक ही लेक्चर में सारे इंटेक्स क्वेश्चन आप खत्म करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेम पेज, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल। वो ये कह रहा है कि प्योर मेटल से हम आयरन की और जो हमारा टोस्टर होता है और जो हमारा हीटर होता है उसमें जो हम वायर लगाते हैं, हीटिंग एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, दैट हीटिंग एलिमेंट इज ऑफ, किसका होता है वो, एलॉय का बना हुआ होता है। क्यों होता है? एलॉय के एक तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एलॉय का बहुत हाई होता है, क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से क्या होता है कि जब हीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो वो मेल्ट नहीं होगा इतना इजीली, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, क्लियर। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वी नो दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। और ये जो एलॉयज होते हैं ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे। अगर हम मेटल्स को इतना हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और अलग ही कंपाउंड अपने ऊपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एलॉयज जो होते हैं वो हाईली इनएक्टिव होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए एट हाई टेम्परेचर्स, इसीलिए हम एलॉयज का यूज करते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम पेज, पेज नंबर 209। नेक्स्ट is question number 5, use the data in table 2.2 in text to answer। तो आपके उसमें एक टेबल बनी होगी चैप्टर में, रेजिस्टिविटी वाली टेबल होगी शायद। तो उसमें आपसे पूछा है कि विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर। तो इसमें आयरन बेटर कंडक्टर होगा क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है आयरन की, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है, आयरन का Fe होता है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी जो है वो आयरन की कम है, इसीलिए करंट इजीली फ्लो होगा इसमें। और दूसरा पूछा इसमें विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो ये मैंने पहले ही बताया आपको, दैट Ag इज द बेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। तो ये इस पेज के क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद है पेज नंबर 213। उसमें कह रहा है कि सबसे पहले आप एक सर्किट बनाइए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हों और क्या लगा हो, 5 ओम का एक रजिस्टर हो, एक 8 ओम का रजिस्टर हो और एक 12 ओम का रजिस्टर हो और एक प्लग की हो, और सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है, एक 12 ओम का रजिस्टर है, 2 वोल्ट के 3 सेल है, एक प्लग की है, और ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड है, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। तो टोटल में देखूं तो 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो ये तो हमने सर्किट बना दिया। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है सेम पेज पे कि आपको क्या करना है कि एक तो अमीटर और लगा देना है। तो ये मैंने अमीटर लगा दिया मान लो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगाना है। ये लैंग्वेज है, पढ़ लेना आप क्वेश्चन। रीड ऑल सर्किट इन द क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो केवल 12 ओम के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है और करंट मुझे पूरे का निकालना है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो उसके लिए मुझे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, तो R टोटल विल बी सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, इट विल बिकम 25 ओम, क्लियर। अब मुझे पता है V इज इक्वल टू IR, तो V टोटल कितना है 6 वोल्ट, I टोटल मुझे निकालना है और R टोटल मैंने निकाल लिया है, तो I की वैल्यू आ जाएगी 6/25 एम्पियर। आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जो मुझे पोटेंशियल निकालना है वो केवल अब 12 वोल्ट के अक्रॉस निकालना है।
तो अब मैं केवल ओम्स लॉ लगाऊंगा, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, केवल 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस लगाऊंगा मैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, इसका V मुझे निकालना है, तो इट विल बिकम इक्वल टू आई तो पूरे सर्किट में सेम है जो कि हमने पहले निकाल लिया है 6/25, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 72/25 वोल्ट। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर फ्रैक्शन को। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं पेज नंबर 216 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 216 पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 ओम और 10⁶ ओम, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/10⁶। इसका एलसीएम आएगा 10⁶, 1 का इसमें जाएगा 10⁶ टाइम्स, तो यहाँ पे जाएगा 10⁶ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/R। तो ये हो गया 10⁶ इंप्लाइज 10⁶ अपॉन 10⁶ प्लस 1 इज इक्वल्स टू R। ये मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, 10⁶ मतलब 10 लाख, और ये 10⁶ प्लस 1 मतलब 10 लाख 1। तो इन दोनों में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। आपके पास चाहे 10 लाख रुपए हो या 10 लाख 1 रुपए हो, आप ये बोलोगे 10 लाख रुपए। मतलब ये जो 1 है ये 10⁶ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट R इज नियरली इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे 1, और इस 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁶ ओम को भी पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो फिर से वही है सेम, 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। अगेन इट विल बिकम 10⁶, 10⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेके लिखूं इसको, then R will be equals to 1000000 10⁶ divided by 101. This is 10⁶ plus 10⁻³. 10⁻³ is 1000. तो 10,01,001. तो फिर से 10 लाख के कंपैरिजन में 1000 इज वेरी स्मॉल, सो आई कैन राइट इट इज नियरली इक्वल टू 1 ओम। आई कैन कैंसिल देम आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 216। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का है, सॉरी दिस इज 100 ओम, ओके। अ टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। एक 50 ओम का टोस्टर है और एक 500 ओम का एक और है वाटर फिल्टर है, और इसको हमने कनेक्ट किया है किसमें, एक 220 वोल्ट सप्लाई से। क्लियर? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट ऑल 3। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है कि सपोज करो कि ये I1 करंट ले रहा है, ये I2 करंट ले रहा है और ये I3 करंट ले रहा है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, और वो करंट I ये होगा। और अगर मुझे I निकालना है तो मैं क्या करूं, V टोटल तो मुझे पता ही है 220, R टोटल में और निकाल लूं, इट विल बिकम 220 अपॉन R टोटल। अब वो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और उस इलेक्ट्रिक आयरन को भी मैंने सेम सोर्स से कनेक्ट किया है।
और सपोज करो इसका रेजिस्टेंस आर है, और ये तीनों मिलके जितना करंट खींच रहे हैं उतना करंट अकेली ये इलेक्ट्रिक आयरन विड्रॉ कर रही है इस सोर्स से। तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? उतना ही होगा जितना इन तीनों का मिलाकर है, क्योंकि ये तीनों मिलकर इनका टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल है, और ये इतना करंट ले रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक आयरन अकेले इतना करंट ले रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो इन तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर है। तो वो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे हम रेजिस्टेंस? 1/r टोटल विल बी 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/500, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम इक्वल्स टू 500 10 प्लस 5 प्लस this will be 1, so R total will become equal to 500 divided by 16 ohm। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको R टोटल क्या है? इस R के बराबर है, क्योंकि दोनों ये टोटल R और ये R दोनों सेम करंट निकाल रहे हैं, तो सेम करंट निकालने इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है करंट की वैल्यू बताओ भाई। तो I क्या है? V/R टोटल, तो I हो गया आपका 220 वोल्ट है V। R टोटल मैंने निकाला 500/16, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 22 × 16 डिवाइड बाई 50, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपका आंसर 7.04 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 216 का। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अ पैरेलल विद बैटरी इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया है। लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक मैंने यही समझाया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट लेक्चर फिर से देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन आ रहा होगा, उसमें जाके आप 10th की प्लेलिस्ट में जाना, आपको इजीली सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। ठीक है, तो देखो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस उसने दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 216 पे 3 रेजिस्टेंस उसने दिए हैं। एक रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम का, और एक रेजिस्टेंस दिया है एक दिया है 2 ओम का। अब वो कह रहा है इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि एक बार मुझे 4 ओम मिल जाए और एक बार 1 ओम मिल जाए। तो देखो, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई ऐसा लाना हो जो सारे रेजिस्टेंस से भी कम हो, तो वो पैरेलल में ज्वाइन करके ही आ सकता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस बहुत कम आता है, सीरीज में ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। क्लियर है? तो जब मुझे 1 ओम लाना है तो उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 1 ओम इन तीनों से छोटा है, तो मुझे इन तीनों को पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा, तभी 1 ओम आ सकता है। और अगर पैरेलल में जोड़ के भी नहीं आया तो फिर नहीं आ सकता। तो फिर निकालता हूं मैं 1/R, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ के 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इट विल बिकम इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, तो देखो आप 6/6 हो गया, तो इट इज 1/1, और रेसिप्रोकल भी ले लूंगा तब भी 1 ही आएगा, तो R की वैल्यू 1 ओम आ गई। तो तीनों को पैरेलल में अगर मैं जोड़ देता हूं तो 1 ओम आ जाएगी। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कंडीशन? इसके अलावा ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं 2 को जोड़ दूं सीरीज में और 1 को जोड़ दूं उसके पैरेलल में, या फिर एक ये सिचुएशन हो सकती है कि 1 को सीरीज में रखूं और 2 को पैरेलल में रखूं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। क्लियर? तो हिट एंड ट्रायल हम करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो इसमें मैं इसको पहले मैं इधर ट्राई करता हूं। ठीक है, तो इसको 2 रखता हूं, इधर 3 रखता हूं, इधर 6 रखता हूं।
तो इनको जोड़ के क्या 4 ओम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको ही अगर मैं जोड़ूंगा 1/2 प्लस 1/3 तो यही फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल लेने के बाद भी। तो मैं कुछ ऐसा लेता हूं जिनका आपस में कुछ फैक्टर बन रहा हो। तो 3 और 6 का आपस में फैक्टर बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 2 ओम रखता हूं। ये हिट एंड ट्रायल है प्योरली। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो जैसे मुझे देख के पता चलेगा कि मुझे कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ट्राई करनी पड़ेंगी ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे डील करना है। अब अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो पहले मैं इन दोनों को पैरेलल में जोड़ता हूँ। 1/r' विल बी 1/3 प्लस 1/6, इट विल बी इक्वल टू 6, 3, 2 प्लस 1, 3/6, रेसिप्रोकल लूंगा, देन r' विल बी इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2 ओम। अब इस 2 ओम को, जो कि इन दोनों को मिलाने से आया, इस 2 ओम को सीरीज में जोड़ूंगा तो r की वैल्यू 2 + 2 4 ओम आ जाएगी। तो यही हमें आंसर लाना था। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरीके से हम 4 ओम और 1 ओम ला सकते हैं। सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस that can be made by adding 8 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 24 ohm। यानी कि अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है जो, इसमें आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, R1 4 ओम का, R2 8 ओम का, R3 12 ओम का और R4 24 ओम का। अब वो कह रहा है कि इन चारों को मिला के मैं मिनिमम और मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस बना सकता हूं, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस लाना है, ठीक है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस लाने के लिए आप क्या करोगे? यू विल डू पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम के लिए सीरीज। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा? तो आर मैक्स विल बी 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, इट विल बिकम इक्वल टू 12 प्लस 8 20, 24 44 48 ओम, ठीक है। ये साइन इस तरीके से कुछ। और मिनिमम कितना आ जाएगा? आर मिनिमम, इट विल बी 1/4, सॉरी आर मिनिमम नहीं, 1/r मिनिमम, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे 24 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लो। जब भी आपके सारे के सारे चीजें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहे हो ना, तो वही आपका एलसीएम आ जाता है। एलसीएम होता ही यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो एलसीएम 24 आ जाएगा। इट विल बी 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सो इट विल बिकम 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 2 11 12, so it will become 12/24, implies that R minimum will be reciprocal of this, so 24/12, which becomes 2 ohm. So this is your answer. तो हमने पेज नंबर 219 तक डिस्कस कर लिए। अभी थोड़े से और 4-5 बचते हैं आपके इंटेक्स क्वेश्चंस, लेकिन ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लगभग 30 मिनट्स का होने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए इंटेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने काफ़ी जल्दी इसको किया है, इसलिए अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा से आप इसको रिपीट करके देखें, एक ही क्वेश्चन को बार बार समझें, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, और पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।